हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ राकेश, वेलकम टू करेजी जीएस अड्डा। तो आज हम आप लोग के लाए हैं इकोनॉमिक्स का सेट नंबर 3। इससे पहले हम सेट नंबर 1, 2 अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे सारे क्वेश्चन। तो आज हम सेट नंबर 3 लेके आए हैं और प्रत्येक सेट में हम 10 क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन तो 10 रहता है, लेकिन एक्स्ट्रा फैक्ट हम बताते हैं, वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। उसे भी आप याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, यानी जो फ्रेंड्स भारत सरकार जो वित्तीय वर्ष है वह कब से कब तक है। ये भी क्वेश्चन 2018, 19, 20 में पूछा गया। आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वित्तीय वर्ष से क्वेश्चन पूछता है। एक वित्तीय वर्ष भारत सरकार का होता है, एक रिजर्व बैंक आरबीआई का होता है। हम दोनों को बताएंगे, आप लोग सिर्फ ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन में आपको दिया 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो इसका आंसर हम बता दें, ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो केंद्र सरकार का जो वित्तीय वर्ष होता है भारत सरकार का, 1 अप्रैल से अगले साल 31 मार्च तक होता है भारतीय वित्तीय वर्ष। भारत सरकार का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। अगर वहीं पूछता कि आरबीआई का वित्तीय वर्ष कितना होता है, आरबीआई समझते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। तो आरबीआई का वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है, तो 1 जुलाई से 30 जून तक, यानी 1 जुलाई से अगले साल 30 जून तक आरबीआई का वित्तीय वर्ष होता है। और भारत सरकार का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अभी दोनों का वित्तीय वर्ष याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये हम बता दिए। तो चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था। फ्रेंड्स, जो नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय भारत का, उसका अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था। ऑप्शन में आपको दिया है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, उसके बाद दादा भाई नौरोजी। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले भारतीय की जो राष्ट्रीय आय है उनका पता लगाया था, अनुमान लगाया था। क्वेश्चन पूछेगा कब लगाया था, तो राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। पहला क्वेश्चन कब लगाया था, 1868 ईस्वी में। मतलब कितने रुपये लगाए थे, अनुमान कितने रुपये का, तो 20 रुपया। भारत का जो प्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति आय है वो 20 रुपया था। कितना, 20 रुपया। आप इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था, दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने कब लगाया था, 1868 को। आप इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। हम पहले बता दीजिए, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है जो हम बताते प्रत्येक सेट में विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। क्वेश्चन तो वही रहता है, जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं वो आप लोग ध्यान रखिएगा, हो सके उससे नहीं तो उससे पूछ ही लेगा। इसलिए आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, इसलिए वीडियो के आप लोग अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत ही लाभ होंगे। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। इससे पहले क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता, दादा भाई नौरोजी। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि राष्ट्रीय आय का गणना जो है वो कौन करता है। ये भी क्वेश्चन 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन में आपको दिया है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्त विभाग, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो इसका आंसर हम बता दें, ऑप्शन ए हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO। इसका गणना करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। और इसका स्थापना पूछेगा तो 2 मई 1951 में। 2 मई 1951 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना किया गया था। इसका हेड क्वार्टर पूछेगा तो मुख्यालय थे नई दिल्ली में। कहाँ है, नई दिल्ली में। आप इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन पूछ सकते हैं सब्जेक्टिव में, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, नेशनल इनकम किसे कहते हैं। तो किसी भी देश में एक वर्ष के अंतर्गत जितने भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है उसका जो मौद्रिक मूल्य होता है उसे ही हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। किसे कहते हैं, तो एक वर्ष के अंतर्गत किसी भी देश में जितने भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पाद होता है उनके उत्पादों का जो मौद्रिक मूल्य है, उन्हीं मूल्य को हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं, यानी कि नेशनल इनकम कहते हैं। आप इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। ये भी क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था कि कौन, ये 4 ऑप्शन में है जो हमारे जो रहन सहन है उसको प्रभावित करता है। ऑप्शन में आपको दिया है राष्ट्रीय आय, राजकीय आय, प्रति व्यक्ति आय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रति व्यक्ति आय, PCI, पर कैपिटा इनकम। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट डालता है, बहुत ही प्रभावित करता है रहन सहन को। मतलब
प्रति व्यक्ति आय समझते हैं फ्रेंड्स, देश का जो कुल जनसंख्या होता है, देश की कुल जनसंख्या को कुल राष्ट्रीय आय से भाग देने पर जो भी भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। मान के चलिए कोई राज्य ले लीजिए जिस राज्य का अगर प्रति व्यक्ति आय रहेगा, पर कैपिटा इनकम ज़्यादा रहेगा, तो उस राज्य का आदमी भी फिट फाट में रहेगा, उसका रहन सहन बहुत ही अच्छा रहेगा, अच्छा विकास करेगा, अच्छे काम करेगा, अच्छा रहन सहन होगा, सब चीज़ अच्छा होगा। लेकिन जिस राज्य का जो प्रति व्यक्ति आय है वो कम रहेगा, बहुत ही कम रहेगा, और खाने वाला आने वाला सब ज़्यादा रहेगा। जिस तरह बिहार को देख लीजिए ना फ्रेंड्स, ये तो सबसे पिछड़ा राज्य है ही, ऊपर जिसमें हम लोग रहते हैं वो पिछड़ा है ना, वहाँ प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। भारत में जितना भी स्टेट है, अगर पूछेगा प्रति व्यक्ति आय सबसे कम कहाँ पे है, बिहार में ही है। तो यहाँ का रहन सहन का लोग सब दिखेगा, रहन सहन बहुत ही खराब है, बहुत ही इफेक्ट डालता है प्रति व्यक्ति आय। इसलिए कहा जाता है जिस देश या राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक रहता है वहाँ का रहन सहन, वेशभूषा, उसके बाद विकास बहुत अधिक रहता है। लेकिन बिहार का तो कम है, तो यहाँ पे देखते हैं ना क्या है, आप लोग को पता ही होगा। इसलिए रहन सहन, हमारे रहन सहन को इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है कौन, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। किसे कहते हैं, देश की कुल जनसंख्या को राष्ट्रीय आय से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन था, सिर्फ हम समझा देने की कोशिश किए थे कि आप समझ जाए कि किसे प्रभावित करता प्रति व्यक्ति आय, हमारे रहन सहन को। आप इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एटीएम का विस्तारित रूप है, यानी एटीएम का फुल फॉर्म आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। ऑटो ट्रांसफर मशीन, ऑटो टिकट मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, उसके बाद ऑटो ट्रांजिट मशीन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इसका आविष्कार क्या था, जॉन शेफर्ड बैरन ने ऑटोमेटिक टेलर मशीन का। आप इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि भारत की सर्वप्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति आय थी। बताना फ्रेंड्स, भारत की सबसे पहले अनुमानित जो किया गया था पीसीआई, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय कितना था। ऑप्शन में आपको दिया 21 रुपया, उसके बाद 25 रुपया, 20 रुपया, उसके बाद 130 रुपया। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 20 रुपया। 20 रुपया भारत की सर्वप्रथम जो अनुमानित किया गया था प्रति व्यक्ति आय कितना, 20 रुपया, कितना 20 रुपया। आप इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन पिछले कई एग्जाम में क्या फ्रेंड्स, मैट्रिक के एग्जाम में ही पूछा गया था, प्रीवियस ईयर में। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरीबी गरीबी को ही जन्म देती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि गरीब गरीब को ही जन्म देता है या गरीबी गरीबी को ही जन्म देती है। यह कथन किसका है। ऑप्शन में आपको दिया प्रोफेसर पिगू, मार्शल का, रेगनर नर्क्स का, जॉन माउंड का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रेगनर नर्क्स जिन्होंने गरीबी के दुष्चक्र का सिद्धांत भी दिया था, और उन्होंने ही कहा था कि गरीब गरीब को ही जन्म देता है, गरीब गरीबी को जन्म देता है या गरीबी गरीबी को ही जन्म देता है। किसने कहा, रेगनर नर्क्स। और गरीबी के दुष्चक्र का जो सिद्धांत दिया था ये भी रेगनर नर्क्स ने ही दिया था। आप इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, यानी कि पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय किस जिले का सर्वाधिक है। बिहार में सबसे कम है ही, लेकिन बिहार में सबसे अधिक किस जिले का है प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन आपको दिया पटना, गया, शिवहर, नालंदा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पटना। पटना की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक होते, बिहार के पटना जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक होते। ये भी क्वेश्चन 2014, 18, 19 में पूछा गया क्वेश्चन है। अभी पूछेगा सबसे मतलब कम बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय होती है, तो वो शिवहर जिले की। तो आप लोग ये सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, यानी बताना फ्रेंड्स जो मनुष्य का आर्थिक जीवन है उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। ऑप्शन में आपको दिया है जमीन, खेतों के कागजात, उसके बाद मुद्रा, उसके बाद माल गुजारी की रसीद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मुद्रा। मुद्रा अभी के समय में फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण है आर्थिक जीवन जीने के लिए, क्योंकि देखिए जमीन रहने से क्या होता है, वो खाना थोड़ी दे देगा हमको, रहने के लिए घर थोड़ी दे देगा। जमीन है उसको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसका ऑप्शन बी में है खेतों के कागजात। तो कागजात, खेत के कागज लेके क्या करेंगे हम, वो थोड़े कुछ हमको दे देगा, उससे कुछ नहीं होने वाला है। मेन है अभी के समय में फ्रेंड्स रुपया। रुपया अगर रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं घूम सकते हैं, बड़ा बड़ा मकान बना सकते हैं, कार ले सकते हैं। इसीलिए समय अभी के समय में आर्थिक जीवन के लिए सबसे
अधिक महत्वपूर्ण चीज क्या है? रुपया। क्या है? रुपया। तो ये भी क्वेश्चन 2020 में पूछा था क्वेश्चन, इसलिए हम आपको बता दिए। तो चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स आज के ये टॉप 10 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है, नहीं बताना फ्रेंड्स, जो वस्तु विनिमय प्रणाली होता है उसमें किस चीज का विनिमय होता है? ऑप्शन में आपको दिया वस्तु का, उसके बाद मुद्रा वस्तु मुद्रा, मुद्रा मुद्रा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वस्तु का। वस्तु के बदले वस्तु को दिया जाता था वस्तु विनिमय प्रणाली में। जब फ्रेंड्स मौद्रिक प्रणाली विकसित नहीं हुआ था, उसका मतलब वो नहीं आया था, जब मुद्रा का खोज नहीं हुआ था, उससे पहले जो वस्तु विनिमय प्रणाली था उस समय क्या हुआ करता था? अगर मान के चलिए मेरे पास गाय है, आज किसी दूसरे के पास, जिसके पास हम कुछ लेंगे उसके पास मान के लिए चावल अधिक है या घी अधिक है, तेल अधिक है, तो हमको अगर मान लिया हमको चावल की जरूरत है, हमको गाय उसको देना पड़ता था, तब वो हमको घी देता था, चावल देता था। तो फ्रेंड्स उस समय वस्तु का बदला होता था। तो फ्रेंड्स आप लोग समझ लिए होंगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली में किसका अदला बदला होता था? वस्तु का। वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान हुआ करता था उस समय। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा, जब मुद्रा का खोज नहीं हुआ था तब के बाद बोल रहे हैं। जब मुद्रा का खोज होगा तो उस समय, अब तो मुद्रा से हम कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं खरीद कर। तो अब मुद्रा का खोज होगा, तो इसलिए अभी के समय मुद्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तथा मेरे यूट्यूब चैनल करेजी जीएस अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के नेक्स्ट सेट के साथ।